हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ गॉस लॉ। जी हाँ, गॉस लॉ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत सारी जो कैलकुलेशंस हैं, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है लेंदी, इस लॉ की हेल्प से काफ़ी शॉर्ट हो जाती हैं। कम टाइम में आप उन कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हमें इस लॉ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक अच्छी कमांड रखने के लिए। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस गॉस लॉ वी विल हैव टू फर्स्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू मोर टॉपिक्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया सुनते ही हम लोग को ऐसा लगता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि किसी रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसी सर्किल का, किसी डिस्क का एरिया। लेकिन फिज़िक्स में एरिया को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं आगे चलकर जो एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी लेकर ही सॉल्व की जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रिंग हो गया, डिस्क हो गया, कोई प्लेन हो गया, या एक स्फीयर है, कोई क्यूब है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में आते हैं जैसे कि रिंग, डिस्क एंड प्लेट, कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज़ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्फीयर हो गया या क्यूब हो गया। तो अगर हम लोग ओपन सरफेस की बात करें, जैसे कि एक रिंग, जैसे कि मेरे पास एक रिंग है, तो इस रिंग का एरिया वेक्टर यानी कि एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये इस रिंग का प्लेन ऐसा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक इधर की तरफ हो सकता है और एक इस रिंग का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो आप किसी भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस रिंग का एरिया वेक्टर ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इस रिंग को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख रखा है तो इस रिंग का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है वर्टिकली अप या वर्टिकली बिलो। तो एक क्वेश्चन में हमें एरिया की एक डायरेक्शन को लेकर चलना होगा। जैसे अगर हमने इस रिंग का एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकली अप कंसीडर किया तो उस पूरे क्वेश्चन में हमें इस रिंग के एरिया को उसी डायरेक्शन में लेकर काम करना होगा। हाँ, किसी दूसरे क्वेश्चन में आप इस रिंग के एरिया को वर्टिकली बिलो भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एक रिंग है तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक क्वेश्चन में सिर्फ एक डायरेक्शन से ही आपको काम लेना। उसी तरह से अगर ये एक डिस्क की अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, ये एक डिस्क, तो अगर हम लोग इस डिस्क की बात करें तो इस डिस्क के भी एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस डिस्क का प्लेन, जैसे कि ये है डिस्क, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक इधर की तरफ हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी इसके बैकवर्ड भी इसका परपेंडिकुलर हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप इस डिस्क का भी एरिया वेक्टर ले सकते हो। सिमिलर अगर हम लोग किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट की बात करें, सपोज़ ये एक स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इस प्लेट का भी जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो इस प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर, फिर से इस प्लेट के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो अप और एक डाउन। अगर हम ऐसे होल्ड करते हैं तो एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो किसी भी एक डायरेक्शन में आप इस प्लेट का एरिया वेक्टर ले सकते हो। एक क्वेश्चन में एक डायरेक्शन से काम करना है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक क्लोज सरफेस वाली बॉडी की, जैसे कि एक क्यूब मेरे पास है। तो एक क्लोज्ड बॉडी का, क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया होता है वो हमेशा हम लोग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। जी हाँ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर ये क्यूब मेरे पास है, एक बॉक्स मेरे पास है, तो इस बॉक्स की 6 सरफेसेस होंगी, जैसे सरफेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो किसी भी सरफेस पर जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो उस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड। जैसे अगर हम लोग सरफेस 1 की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें एरिया की डायरेक्शन देखना है तो ये इस डायरेक्शन में होगी।
सरफेस 2 का अगर हमें एरिया देखना है, दैट इज दिस सरफेस, तो इस सरफेस पर इसके एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। सरफेस 3 का एरिया मेरी तरफ होगा। सरफेस 4 का जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में होगा। सरफेस 5 का एरिया इधर होगा। सरफेस 6 का एरिया बिलो। तो इस तरह से हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस के एरिया की डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक स्फीयर, इस स्फीयर ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है और हर क्लोज सरफेस के एरिया की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। तो इस स्फीयर के भी एरिया की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। अब इस स्फीयर में कोई एक सरफेस नहीं है, ये 4, 5, 6, 10, 12 सरफेस नहीं है, इसकी सरफेस हर जगह पर डिफरेंट है। तो जिस जगह पर भी आपको एरिया की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, तो उस जगह पर उस सरफेस के जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी उस जगह पर के सरफेस के एरिया की डायरेक्शन। जैसे अगर हम लोग इस टॉप सरफेस पर एरिया की बात करें तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अप। इस जगह पर अगर हम लोग एरिया की बात करें तो यहाँ पर होगी दिस डायरेक्शन में, यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो जहाँ पर भी आपको इसके एरिया की डायरेक्शन देखनी है उस जगह पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस स्फीयर के एरिया की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इन कुछ ऑब्जेक्ट्स के एरिया की डायरेक्शन देखा। फिर से आप देख लें एक बार कि दो तरह के हम लोग सरफेस देख सकते हैं, दो तरह की बॉडीज़ देख सकते हैं, एक तो ओपन सरफेस और दूसरा क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर, किसी भी एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, और क्लोज्ड सरफेस के एरिया की डायरेक्शन उस क्लोज्ड सरफेस बॉडी के रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक प्लेट है जो कि एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है। इसकी एक साइड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक साइड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ से आप निकाल सकते हो, दैट इज़ 2 × 2 दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। बट अगर हमें एरिया वेक्टर की बात करें अगर हम, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के किसी भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि या तो प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग आप ले सकते हो या माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हो। तो अगर हम लोग एरिया को वेक्टर की तरह अगर हम लोग देखें तो इसका एरिया वेक्टर हो सकता है 4k कैप और -4k कैप। इसका एक और मेथड है, किसी भी स्क्वायर प्लेट का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपली इसकी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। इसके अलावा अगर एक रिंग है जिसका कि रेडियस r है, जो कि अभी एक्स जेड प्लेन पर रखी हुई है, तो इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन पर है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो एक तो प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और दूसरा माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका एरिया वेक्टर आप ले सकते हो πr² j कैप और πr² माइनस j कैप। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो एक और हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। इस बार भी हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहे हैं, लेकिन इस बार इस प्लेट को डिफरेंट तरह से रखा गया है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में एक प्लेट का एरिया सॉल्व किया था, दैट इज़ AB क्रॉस AD। फिर से हम लोग AB क्रॉस AD करके इसका एरिया वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, AB वाली साइड के अलॉन्ग का वेक्टर और AD वाली साइड के अलॉन्ग का वेक्टर। तो इन दो वेक्टर की हेल्प से आप फिर से इस प्लेट का भी एरिया सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ AB क्रॉस AD। तो ये थी कुछ बातें एरिया वेक्टर से रिलेटेड, आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक एंड फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स फ्लो। जी हाँ, फ्लक्स मीन्स फ्लो। फ्लो यानी कि एक तरह का प्रवाह। फ्लक्स आप और भी डिफरेंट टर्म्स के साथ में जोड़ सकते हैं, जैसे कि वाटर फ्लक्स, जैसे कि विंड फ्लक्स, जैसे कि हीट फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब
उस क्वांटिटी का फ्लो। तो यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएट है इलेक्ट्रिक के साथ में, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो। देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर एक चार्ज किसी जगह पर रखा हो तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स एमिट होती हैं और चारों तरफ फैलती हैं। उस ऑब्जेक्ट से निकलकर इन्फिनिटी तक वो फील्ड्स पाई जाती हैं। फील्ड का मतलब एनर्जी पाई जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरह से डिफाइंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उस एरिया से, उस सरफेस के एरिया से पास कर रही है। यानी कि एक तरह का ये मेज़र है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया। अगर हम लोग बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो बुक में कुछ इस तरह से दिया जाता है कि इट इज़ अ मेज़र ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर रही हैं, इस बात की जानकारी, इस बात की बारे में बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म। जैसे कि हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग सपोज़ अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, इस बात की जानकारी देता है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया कि अगर एक रिंग अगर हम यहाँ पर रखें और फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में हैं तो समझ में आता है कि अगर फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं और ये एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में अगर एक रिंग रखी हुई है तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम होगा फ्लक्स, फ्लो, प्रवाह बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब आप खुद ही सोचिए अगर हम इस रिंग के प्लेन को थोड़ा रोटेट कर दें लेकिन फील्ड को अभी भी इसी डायरेक्शन में रखा जाए तो अब उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस के एरिया से पास नहीं करेगी जितना इस केस में कर रही थी। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से पास करने वाला कुछ कम हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर हम लोग और रोटेट करें, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में कर दें, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्या कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग से पास करेगी? जी हाँ, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग से पास नहीं करेगी। यानी इस केस में फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, है ना। यानी कि एक तरह से ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीज़ों पर, बल्कि तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके अलावा इस सरफेस का एरिया क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि इस फील्ड लाइन और इस सरफेस के एरिया के बीच में कितना एंगल है। यानी कि अगर एरिया इस डायरेक्शन में है, जैसे कि रिंग हमने ऐसी होल्ड कर रखी है तो एरिया इस डायरेक्शन में है और फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर मैंने इस रिंग को ऐसे कर दिया और फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका एरिया अब ऐसे हो गया, जी हाँ, एरिया अब ऐसे हो गया और फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में इससे पास करने वाला फ्लक्स ज़ीरो हो गया। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है कि इस सरफेस के एरिया और फील्ड के बीच में कुछ डॉट प्रोडक्ट के जैसा होना चाहिए। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि फ्लक्स कैलकुलेट समझ में आ रहा है, फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मेरे पास एक मग है, तो जैसे कि आप समझ सकते हो, सपोज़ कि ऊपर से रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, रेन ड्रॉप्स एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं। अब मेरे पास ये एक मग है, तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं मग को इस तरह से रखूं, यानी कि इस मग का जो ओपन सरफेस है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखूं और रेन ड्रॉप्स एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं, तो अगर मैं मग को इस तरह से रखता हूँ तो मैक्सिमम वाटर कलेक्ट होगा इस सिचुएशन में।
यानी कि मैक्सिमम वाटर फ्लक्स पास कर रहा होगा इस सिचुएशन में। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं मग को थोड़ा टिल्ट कर दूं, ये थोड़ा टिल्ट कर दूं, क्या अब इतना वाटर इसमें कलेक्ट हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वाटर कम कलेक्ट होगा। और इसी तरह से अगर मैं मग को और टिल्ट करता जाऊं तो अब इस मग के अंदर वाटर ड्रॉप्स जाएंगी नहीं। और अगर एग्जैक्टली मैं इस तरह से कर देता हूं तो अब इसमें कुछ भी वाटर ड्रॉप्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी नहीं जाएंगी। यानी कि इस सिचुएशन में इससे पास करने वाला फ्लक्स ज़ीरो हो गया और इस सिचुएशन में इसमें पास करने वाला जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल से आप फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, और दूसरा एरिया की वैल्यू पर, और तीसरा चीज़ डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उस एरिया से, और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है तो 0 फ्लक्स। तो क्या एक चीज़ हम लोग क्या गेस कर पा रहे हैं कि किस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए। तो इफ़ ई इज़ कांस्टेंट देन फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। Here theta is the angle between electric field and area vector of that surface. Or if electric field is variable then its formula is given by integration of E dot dA। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्किल बना हुआ है। ये सर्किल कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। जी हाँ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब कि पूरे सरफेस से आपको फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है, उसको सम करना है। तो दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन ओवर दी फुल सरफेस। तो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल 1 ऑब्वियस है। यहाँ पर एरिया के ही अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, तो सिंपल टोटल फ्लक्स हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में देखने वाली पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस रिंग के प्लेन से एंगल बना रही है 30 डिग्री, जबकि फ्लक्स कैलकुलेट करने में हमें एंगल लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल, दैट इज़ 60 डिग्री। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में भी ऑब्वियस है, यहाँ पर पूरा का पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के प्लेन के अलोंग है, यानी इस रिंग का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आपको याद होगा कि रिंग का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में रिंग का एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इस केस में फ्लक्स 0 होगा। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि क्यूब है और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इस क्यूब के 6 सरफेसेस होते हैं, और इन 6 सरफेसेस में जो 4 सरफेसेस हैं उनका जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। सिर्फ जो 2 शेडेड सरफेसेस हैं उन्हीं का एरिया वेक्टर इस फील्ड के अलोंग है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले सरफेस का अगर एरिया आपको पता होगा कि एक क्यूब का यानी क्लोज्ड बॉडी का जो एरिया वेक्टर होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है हमेशा। तो सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड अगर हम लोग लें तो वो हो जाएगा लेफ़्ट साइड, यानी कि -x एक्सिस के अलोंग, और जो सेकेंड शेडेड सरफेस है उसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें तो वो हो जाएगा राइट साइड, यानी कि +x एक्सिस के अलोंग। इसलिए फ्लक्स जो कि सरफेस 1 से पास करेगा वो हो जाएगा निगेटिव, और सरफेस 2 से पास करने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा पॉजिटिव, यानी कि इस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा अगर हम इन दोनों फ्लक्स को ऐड करें तो आ जाता है 0। देखिए ये 0 फ्लक्स एक और तरह से हम लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जितनी फील्ड लाइंस इस क्यूब में एंटर करी
वो पूरी की पूरी लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि फील्ड लाइंस इस क्यूब से एग्जिट भी करी, यानी कुछ भी फील्ड इसके अंदर नहीं रह गई, पूरी की पूरी फील्ड जो इसमें एंटर कर रही है, पूरी की पूरी फील्ड इस क्यूब से बाहर भी आ रही है। तो इन सब केसेस में नेट फ्लक्स ऑलवेज ज़ीरो होता है, जैसा कि इसमें आंसर फाइनल आ भी रहा है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं जो कि स्फीयर का केस है। इस स्फीयर ये भी फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और फिर से देख सकते हैं उसी लॉजिक से, क्योंकि जितनी फील्ड इस स्फीयर में एंटर करेगी एक साइड से, एक तरफ से, वो पूरी की पूरी फील्ड दूसरे वाले सरफेस से बाहर निकल आएगी। इसलिए इस केस में भी जो टोटल फ्लक्स इस स्फीयर से पास कर रहा है वो अगेन ज़ीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल में आप इसको देख सकते हो, जैसे कि एक अगर पॉइंट चार्ज अगर इस स्फीयर के बाहर भी रख दिया जाए, तो ऐसे में भी इस पॉइंट चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस फिगर में आपको दिखाई गई हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर में एंटर कर रही हैं, भले ही वो यूनिफॉर्म ना हो, भले ही वो सेम वैल्यू की ना हो, भले ही वो पैरेलल ना हो, लेकिन जितनी भी फील्ड लाइंस इस स्फीयर में एंटर कर रही हैं वो पूरी की पूरी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से बाहर भी निकल रही हैं। तो इन सब केसेस में नेट फ्लक्स जो इस स्फीयर से पास कर रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इन सब एग्जांपल से आपने फ्लक्स का कैलकुलेशन सीखा। कुछ मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूँ और इसका सलूशन, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो अनसॉल्व्ड हैं और इसका सलूशन मैं बाद में पोस्ट करूँगा। तो कोशिश करिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब क्वेश्चन का सलूशन भी पोस्ट करूँगा, पहले आप इनको खुद से ट्राई करिए। ओके।